चलिए, तो बच्चों अभी हम 5 से 10 मिनट में एक बार थर्मोडायनेमिक्स का ओवरव्यू ले रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। इसके बाद मैं आपको एस ब्लॉक चालू कराऊंगा। एस ब्लॉक के लिए मेरे पास बस एक कंडीशन आपके पास है कि एक आप बुक रखिए बस अपने पास एनसीईआरटी की, और मुझे आप टॉपिक्स बोलेंगे, मैं यहाँ टॉपिक्स लिख दूंगा और फिर फटाफट आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले 10 मिनट में हम थर्मोडायनेमिक्स का ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या था इसमें, एंड इसके बाद हम एस ब्लॉक चालू करेंगे। तो एस ब्लॉक के लिए अपने पास किताब रखिएगा। ठीक, चलिए, थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक्स के पढ़ने के एडवांटेज क्या है, क्या फायदा होगा हमें कि जब ये चैप्टर हम पढ़ लेंगे। फायदा ये होगा कि कोई भी प्रोसेस अपने आप होगा कि नहीं होगा ये हम पता कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या था कि हम इसकी स्पीड पता नहीं कर सकते। ठीक है, और किस हद तक हो जाएगा एक्सटेंट, उसके लिए हमें इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी हम पता नहीं कर पा रहे। इसके बाद हमने नया चैप्टर है बिल्कुल, इसमें कोई एटम आयंशन एंथैल्पी कुछ ऐसा काम नहीं आने वाला, तो हमें कुछ नए टर्म्स जो है इसमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। नए टर्म्स क्या थे? सिस्टम, सिस्टम ओपन क्लोज और आइसोलेटेड, फिर सराउंडिंग, बाउंड्री, बाउंड्री 6 प्रकार की होती है, 6 में मैंने 3 पेयर में उनको तोड़ रखा है। देन रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल जो बहुत स्लो होते हैं, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा कंप्लीट होने में, इरिवर्सिबल जो तुरंत हो जाते हैं, है ना, एक पत्थर उठाया तुरंत पिस्टन ऊपर चला गया, इरिवर्सिबल। इसका स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब किसी सिस्टम की अवस्था बताना। कैसे अवस्था बताओगे? उसका प्रेशर बता दो, उसका वॉल्यूम बता दो, टेम्परेचर बता दो, तो आप ऑलमोस्ट उसकी अवस्था बता दोगे। इसके बाद एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, कौन सी एक्सटेंसिव होती है, कौन सी इंटेंसिव होती है। एंड लास्ट में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोइक, आइसोथर्म, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक, ये सारे टर्म्स हमने पढ़े। अब जब आप ये चैप्टर अगर पेपर के लिए तैयार करके जा रहे हो तो ये मान के चलो कि यहाँ से एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इसमें एक टेबल आपको देखने को मिल सकती है डिफरेंस बिटवीन करके। बाकी सब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल ये टेबल या फिर कुछ एग्जांपल लिख देगा और कहेगा बताओ ये एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। जैसे गिब्स फ्री एनर्जी दे देगा, इंटरनल एनर्जी दे देगा, इंथैल्पी दे देगा, एंट्रोपी दे देगा, हीट कैपेसिटी दे देगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे देगा और कहेगा बताओ एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। इस तरीके से भी सवाल आ सकते हैं। तो ये आप डेफिनेशन वाला पार्ट यहाँ से कवर करके जाएंगे। इसके बाद हमने पढ़ा इसमें कि हीट एंड वर्क क्या होता है। तो हीट के बारे में कुछ लिखा नहीं है, हीट तो बस एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हाई हीट से लो हीट की तरफ मूव करती है। ठीक, फिर वर्क में इरिवर्सिबल वर्क डन का ये नॉर्मल फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, इसका डेरिवेशन हमने किया था। एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल था, इसका हमने डेरिवेशन किया था। देन फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन 0 हो जाता है, ये हमने देखा था। इसके बाद इंटरनल एनर्जी, और यहीं पे ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन कहता है करने को कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन करिए, तो मतलब वो ये करने को कह रहे हैं। डन। दृष्टि, वो जो पेज आपने मुझसे लास्ट क्लास पूछा था वो पेज मैंने ग्रुप में डाला हुआ है क्या? नो सर। नहीं, वो आपको कैसे मिला फिर? सर मैं ना एक्चुअली आप जो हर्षित नाम की लड़की है जो नोट्स भेजते हो वो मैं अपने कॉपी में लिखती हूँ, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं जो छूट जाए, तभी मैंने वो नोट्स में देखा था। तो तो वो उसके फोटो, नोट्स जो भेजे हुए हैं ना, तो उसी हाँ, स्क्रीनशॉट को लेके मैंने आपको भेज दिया। उसमें लाइन नीचे से कट गई है, वो पीडीएफ बनाते वक्त कटी होगी। अच्छा, मैं बच्चों आपको एक पेज भेजूंगा, उसमें इस पेज के सारे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, आपका थर्मो काफी हद तक कवर हो जाएगा। ठीक, यस सर। एक मिनट बच्चों। हाँ हाँ बेटा, डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू कुछ भी आप लिखो, आपकी मर्जी है, प्लस माइनस आप लगा लेना। वर्क डन टू द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम, उस हिसाब से प्लस माइनस लगेगा। डेल्टा लगाने कोई लॉजिक नहीं है, लगाना है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है बस। ठीक है, फिर बेटा हमने पढ़ा इंथैल्पी। इंथैल्पी में कई सारी डेफिनेशंस पढ़ी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, फॉर्मेशन, फ्यूजन, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, हाइड्रेशन एक्सेट्रा, बहुत सारी डेफिनेशंस हमने पढ़ी। ठीक, इसके बाद इंथैल्पी का बेसिक फॉर्मूला ये था, एक फॉर्मूला हमने पीवी को एनआरटी लगा के ये रिप्लेस करके दिया था आपको। और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की। देन हमने एक हैश लॉ पढ़ा, हैश लॉ से रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल्स थे। एक गुलाबी बक्सा 6.9 जिसका आंसर आता है, बताओ किसी को याद है आंसर? 48.51 पॉजिटिव। हाँ, 48.51 किलोजूल पर मोल। ठीक है, और बैक एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस हैं, वो 2 क्वेश्चन क्या आपको सर? करने हैं। 48.51 क्या?
बेटा अब तो हो गया, छोड़ो, अब वो हो गया, वो आंसर बता रही है, उसने आंसर भी रट लिए हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको कह रहा था कि याद कर लो, देखो कुछ नहीं याद करे कितना फायदा है उसको। मान लीजिए वो क्वेश्चन एज इट इज आ गया, तो कम से कम इस बच्चे को ये तो पता है कि मेरा आंसर ये आने वाला है इसमें। चलो, तो हैश लॉ के पीछे बैक एक्सरसाइज में 6.14 6.15 दो क्वेश्चन और थे। इसके बाद बेटा हीट कैपेसिटी पढ़ाया था, ये टॉपिक डिलीटेड है आपके सिलेबस से, लेकिन हमने पढ़ा दिया था, तो एक बार आप इसको हल्का सा पढ़ के जाना, पेपर में नहीं आएगा क्योंकि डिलीटेड सिलेबस में से ये है। और फिर स्पॉन्टेनिटी हमने लास्ट टॉपिक छेड़ा था। स्पॉन्टेनिटी मतलब कोई प्रोसेस अपने आप होगा कि नहीं होगा, उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस, ठीक है। जो नहीं होगा उसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस को करवाना है अगर, तो लगातार एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब वो होता था। इसके बाद क्राइटेरिया क्या है कि कोई प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, दो क्राइटेरिया हमने देखे थे, एक इंथैल्पी एक रैंडमनेस। इंथैल्पी में अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो यानी होगा, पॉजिटिव है तो नहीं होगा। पर कुछ लिमिटेशंस निकली थी जिसमें कुछ पॉजिटिव भी था और तब भी वो आ गया था। बेटा कुंजुम इससे रिलेटेड बस वो डेरिवेशन ही बनेगा जो आप कह रहे हो, जो डेरिवेशन मैंने आपको कहा था ना, रिलेशन बिटवीन करके पढ़ लेना नोट्स। कुंजुम कह रही है कि रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी इज इक्वल टू आर, ये करके भी एक हेडिंग है, तो ये मैंने आपको याद करो बच्चों होमवर्क में दिया था, ये डेरिवेशन ही आएगा, इससे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, डेरिवेशन ही आएगा, ठीक। फिर रैंडमनेस, सर एंट्रोपी। हाँ बेटा, सर एक बार आप वो बता दीजिए कि फिजिक्स में प्लस कब होता है और केमिस्ट्री में प्लस, मतलब पॉजिटिव। फिजिक्स का मुझे पता नहीं है, मैं केमिस्ट्री का बता सकता हूँ। और बाकी आपने ओके सर। नोट्स बनाए होंगे ना बेटा, नोट्स में चेक कर लो। वैसे मैं बताता हूँ उल्टा होता है, वो लोग सराउंडिंग के हिसाब से सोचते हैं, हम लोग सिस्टम के हिसाब से सोचते हैं, तो हम लोग सही हैं वो लोग गलत हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद रेंडमनेस को एंट्रोपी से नापते हैं, एंट्रोपी डेल्टा एस, पॉजिटिव हुआ तो फेवरेबल कंडीशन है, नेगेटिव हुआ तो अनफेवरेबल मतलब प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे पाए गए जिसमें एंट्रोपी घट रही थी, नेगेटिव था, तब भी वो प्रोसेस हो रहे थे, तो ये दोनों क्राइटेरिया फेल हो जाते हैं। फिर हमने इसको मिला के गिब्स फ्री एनर्जी बनाया जिसका ये फॉर्मूला था, और अगर इसमें नेगेटिव आता है सॉल्व करने के बाद तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और अगर पॉजिटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और जीरो आता है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, लेकिन मैं लिख नहीं रहा उस चीज को क्योंकि जगह बची नहीं। तो यही था पूरे चैप्टर सर में। सर आप एक बार ना डेल्टा एस और डेल्टा एच का दोनों का अलग अलग फॉर्मूला बता दो। डेल्टा एच का तो आपने ऊपर बता ही दिया, बस डेल्टा डेल्टा एस का एस का बेटा बता क्यू दो। अपॉन में टेम्परेचर, डेल्टा एस का होता है क्यू अपॉन में टेम्परेचर, हीट अपॉन में टेम्परेचर, ठीक है। सर हीट निकालनी पड़ेगी, हीट टेम्परेचर देगा तो आपको, क्योंकि गिवन बेफिक्र होगा। रहो, हीट भी गिवन होगा, और ऐसे निकालने को देगा ही नहीं पहली बात, एंट्रोपी का ऐसे निकालने को देगा नहीं, एंट्रोपी से तो बस ये पूछेगा, एक रिएक्शन दे देगा, कहेगा नहीं बताओ सर इसमें एंट्रोपी इंट्रोपी बढ़ नहीं रही है, पूछेगा, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी तो पूछेगा ना, तो उसमें डेल्टा एस की नीड तो वो होगी। देगा, देगा देगा, डेल्टा एस आपको डायरेक्ट देगा, ठीक है, डायरेक्ट सर देगा, एक क्वेश्चन बेफिक्र रहो। मतलब हमारे पेपर में आया था पहले जब हम टर्म 1 के दे रहे थे, उसमें डेल्टा एस गिवन नहीं था, निकालना था। तो उसके लिए फिर हीट और टेम्परेचर देना चाहिए था उसको। हाँ सर टेम्परेचर गिवन था, हीट का याद नहीं। याद नहीं है, हीट होगा बेटा, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, एक तो इसके नोट्स सर रिवाइज कर लेना, और फिर एक मिनट तो बेटा, जब सारे हीट आती है उसके अंदर तो साइन कौन सा आता है, प्लस वो का, लग रहा है प्लस मैंने का, गलत लिख रखा है। प्लस का, प्लस का, कहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सारे गुलाबी बक्स से कर लेना, सारे बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर लेना, एक बार नोट्स पढ़ लेना, नोट्स मैंने आपको अपडेटेड करके भेजे हुए हैं, बहुत अच्छी राइटिंग में लिखे हुए हैं, सर पढ़ोगे क्यू को तो मन डेल्टा नहीं एच भी लगेगा। कह सकते हैं। क्यू को डेल्टा एच भी कहते हैं, इंथैल्पी और हीट एक ही बात है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये जाके आपको इंथैल्पी में देखना पड़ेगा। पीयूष मैं देख रहा हूँ बेटा आपका मैसेज, बेफिक्र रहो, ठीक है जी। डेल्टा एच और डेल्टा एच और क्यू एक ही बात है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन में, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट सर लेना, एक बात स्क्रीनशॉट और लीजिए, फिर, बढ़ते हैं आगे। हाँ हाँ बोलो। सर डेल्टा एस का फॉर्मूला अभी आपने बताया क्यू अपॉन टी है, सर क्यू को हम डेल्टा एच बाई टी लिख देते हैं, बिल्कुल, मतलब तो बिल्कुल टी लिख से सकते हैं। टी कैंसिल हो गया, तो गिव्स फ्री एनर्जी तो जीरो रह गई। बेटा कंडीशंस होती हैं, आप ऐसे ही पुट नहीं कर दोगे किसी को किसी के बराबर। डेल्टा क्यू और डेल्टा एच बराबर होता है तो मैंने कंडीशन बताई आपको, एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसे ही जब आप यहाँ पुट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, और जीरो हो भी गया तो क्या होगा, जीरो हो नहीं सकता, हो जाएगा, रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है तो जीरो ही आता है उसके लिए। तो आपको जब भी ये इधर से उधर उठा के पुट करना है ना, तो पहले जाके कंडीशंस पढ़ लेना सारी, कि किस कंडीशन में क्या करते हैं, किस कंडीशन में क्या नहीं करते, वरना कुछ भी कहीं से उठा के फेंकोगे तो जीरो पीरो सब हो जाएगा, जो चीज जीरो नहीं आती वो भी जीरो कर दोगे तुम। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ। चलो बढ़ते हैं आगे।
बस अब वेदांत इसके सिर्फ आप एक बार बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चंस कर लो बस, ठीक है? बहुत है, अब बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर लो, गुलाबी बक्स से कर लो, मोर देन इनफ है बेटा वो। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, अब मैं एस ब्लॉक चालू कर रहा हूँ, आप लोग एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए और एस ब्लॉक में मुझे बस 2 कॉन्सेप्ट समझाने, बाकी आप लोग खुद ही पढ़ लोगे, समझदार हो। रीडिंग करनी है आपको बेसिकली, अगर आप चैप्टर 3 पढ़ के आए हैं आज, मैंने आपको कहा था कि चैप्टर 3 पढ़ के आना, तभी एस ब्लॉक समझ आएगा, तो तभी आपको एस ब्लॉक समझ आ पाएगा, ठीक? पहली बात तो एस ब्लॉक किन्हें कहते हैं, तो जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है, एस सबशेल में जाता है, उसको हम कहते हैं आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है? अब इसके अंदर बेटा वो जो आप पीयूष जो भी आप टॉपिक कह रहे हो ना, सब डिलीट है बेटा, वो सॉहॉर्स न्यूमैन सब डिलीट है, ठीक है? एक बार पता करो, आपके स्कूल में करवा भी रहे हैं, और करवा रहे हैं तो बेफिक्र रहो, इतना पूछते नहीं है। एक बार एनसीईआरटी साहब उसे पढ़ के देखना, वो सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे आगे वाला कार्बन है उसका 3 H ऐसे 2 ऐसे, फिर पीछे वाला जो कार्बन है उसके H ऐसे ऐसे, दोनों के H अगर सामने आ गए तो एक अलग नाम, अपोजिट में आ गए तो एक अलग नाम, इस तरीके से वो है। एक बार पढ़ के देखोगे आ जाएगा समझ। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाएगा तो आप उसको कहोगे कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है। हमारे पास 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जो कि एस ब्लॉक में काउंट होते हैं, और ये दोनों के दोनों जो हैं ग्रुप्स, इनमें सिर्फ मेटल्स पाए जाते हैं, नॉन मेटल नहीं है, मेटलॉइड्स नहीं है। ग्रुप 1 की अगर बात करें बच्चों, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। अगर बात करें इनकी कॉन्फ़िगरेशन की, तो NS1 इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। NS1 का मतलब है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आखिरी में पाओगे 2s1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में 3s1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1, इनकी कॉन्फ़िगरेशन में पाओगे तो ये आपको आखिरी में मिलेगा। बात करें अगर इनके अकरेंस की, ठीक है, सबसे पहले आपको टॉपिक अकरेंस ही दिखेगा उसमें। तो अकरेंस मतलब कि ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कितना परसेंटेज में पाए जाते हैं, किसके साथ मिल के पाए जाते हैं, ये सब आपको पहले पैराग्राफ में देखने को मिलेगा, ठीक? अब इसका कोई अगला बच्चा मुझे हेडिंग बताओ कि क्या है इसके बाद, अकरेंस के बाद, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद। किताब है ना आपके पास, बताओ देखकर। बता दो। हाफ लाइफ, सर एटॉमिक रेडियन आयनिक रेडियन, ठीक, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियन, ठीक। एक बच्चा कह रहा है कि सर हाफ लाइफ क्या होता है वो बता दो। बेटा हाफ लाइफ मतलब होता है कि कोई चीज कितनी देर में आधी हो जाती है। ये हाफ लाइफ आपको ना 12th क्लास में चैप्टर नंबर 4 है केमिकल काइनेटिक्स, वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा, बेफिक्र रहो 12th क्लास में। अभी के लिए इतना जान लो कि मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट निकाला धरती से, दैट इज पोलोनियम, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पोलोनियम, या यहीं से ले लो फ्रेंशियम, ये भी रेडियो एक्टिव है, इसे ले लो फ्रेंशियम। तो मान लो लिखा है कि फ्रेंशियम का हाफ लाइफ है 21 मिनट, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 10 किलो फ्रेंशियम लिया है ना, तो वो 5 किलो बचेगा 21 मिनट के बाद, यानी वो हाफ हो जाएगा 21 मिनट के बाद, फिर अगले 21 मिनट में फिर हाफ हो जाएगा, अगले 21 मिनट में फिर हाफ हो जाएगा, ऐसे हाफ होता हुआ चले जाएगा। और हाफ कैसे हो रहा है सर, वो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन फेंकता है और वो आधा आधा होता चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ, यानी उतनी देर में वो आधा हो जाता है, जितना भी तुमने धरती खोद के निकाला होगा उसका जस्ट आधा हो जाएगा, ठीक है? तो होपफुली आप लोग हाफ लाइफ का आइडिया आपको मिल गया क्या होता है। अब एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, सर C614 रेडियो एक्टिव है, C614 आइसोटोप, कार्बन का आइसोटोप, हाँ रेडियो एक्टिव, ठीक। अब एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करें तो क्योंकि अपने पीरियड्स में सबसे लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है, आपने पढ़ा होगा लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है, तो भाई इनका सबसे बड़ा साइज होगा अपने पीरियड में। ग्रुप में बात करें तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ बातें, सिर्फ हेडिंग डाल डाल के आपको समझा रहा हूँ, आप ये पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है? लिखने में टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, बाकी रिकॉर्डिंग हो ही रहा है तो आप बार बार देख लेना। इसके बाद अगली हेडिंग बताओ क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक मिनट रुक जाओ, कंडीशन भी होती होगी, नहीं बेटा कोई कंडीशंस मतलब जो होती हैं वो कंडीशन आपको समझ नहीं आएंगी। बच्चा कह रहा है कि सर हाफ लाइफ की कोई कंडीशंस है, आपको समझ नहीं आएगा कोई कंडीशन क्या है क्या नहीं, आपको इसके लिए चैप्टर 4 12th क्लास में वेट करना पड़ेगा, ठीक है? जितना हाफ लाइफ मेरे को बताना था 11th क्लास के हिसाब से उतना मैं बता चुका, अब आप इससे ज्यादा मुझसे नहीं पूछें क्योंकि आपको चैप्टर 4 की नॉलेज देनी पड़ेगी उसके लिए मेरे को, है ना? आयनाइजेशन एंथैल्पी,
तो मैं आंशिक एंथैल्पी ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है जी। आंशिक एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जैसे ये रहा एक एटम, इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ एनर्जी दी, आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इसको आप आंशिक एंथैल्पी कहते थे। और ये एटम आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, वो तो एक डेफिनेशन का पार्ट है। तो डाउन द ग्रुप जब जाओगे साइज बड़ा हो जाएगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, इसीलिए इसकी आंशिक एंथैल्पी डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। और ये भी डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, ठीक है। अगली बताइए हेडिंग क्या है बेटा? हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? मान लीजिए आपने जो इनके आयंस है ना, इनके आयंस ले लिया, आयंस मतलब Li प्लस Na प्लस K प्लस, मैं लिख देता हूँ Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस एंड CS प्लस। हम फ्रेंशियम को नहीं लिख रहे, फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको नहीं पढ़ाया जाता, ठीक। तो ये इतने बंदे हमने ले लिए। अब इनके कैटायनिक फॉर्म लिए हैं, मतलब इन्होंने क्या करा होगा, एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा किसी को और उसको फिर हमने पानी में घोल दिया, लाइक NaCl। NaCl को पानी में घोल दो तो Na प्लस अलग, Cl माइनस अलग। अब होगा क्या कि किसी भी एक हम कैटायन को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम को ले रहे हैं, ये रहा आपका लिथियम। लिथियम ऐसे ही दिखता होगा, लिथियम प्लस। क्यों ऐसा दिखता होगा सर? क्योंकि लिथियम में 2 शेल थी, एक आपने उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बच गई एक शेल। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लो, 2,1 होती है, 1 आप निकाल चुके हैं तो एक शेल बची, 2 इलेक्ट्रॉन गिरे। अब पानी का नेगेटिव एंड इसको घेर लेगा। अब मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा कि पानी का नेगेटिव एंड कैसे आ गया। उम्मीद करता हूँ हाइड्रेशन एंथैल्पी सभी बच्चे में से बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हाइड्रेशन एंथैल्पी हर चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं बता देता हूँ। तो ये जब पानी के मॉलिक्यूल्स इसको घेरेंगे, यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी उसी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है जी, उसी को हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब ध्यान रखें कि जो कैटायन है बीच में, इसका जो न्यूक्लियस है वही पानी के नेगेटिव एंड को बुलाएगा। मैं लिख देता हूं, जो कैटायन का न्यूक्लियस होता है वही वाटर के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करता है, ठीक है जी। अब न्यूक्लियस क्यों अट्रैक्ट करता है नेगेटिव को? क्योंकि न्यूक्लियस खुद कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि न्यूक्लियस में खुद कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इसमें प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन क्या है बताओ? पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूं आपको, वत्सल्य, अभिनव, नबील, ये हैं क्या बच्चे यहाँ पे? यस सर। यस अच्छा, सर, नबील नहीं है सर। थोड़ा एक्स्ट्रा बताएं तो आपको, तो प्रोटॉन क्वार्क से बना है, क्वार्क नाम की एक चीज होती है बच्चों, और प्रोटॉन में 3 क्वार्क होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल बताएं, इसमें 3 क्वार्क होते हैं, और न्यूट्रॉन में भी 3 क्वार्क होते हैं, और क्वार्क का चार्ज होता है, क्वार्क का कुछ ना कुछ चार्ज होता है। यानी जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन 3 लोगों से बना है, 3 क्वार्क से, उन क्वार्क में भी चार्ज होता है। वो चार्ज इस तरीके से बैलेंस हो जाता है कि न्यूट्रॉन का ओवरऑल चार्ज 0 है। हालांकि न्यूट्रॉन के अंदर चार्ज है लेकिन ओवरऑल 0 है। जैसे एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्यों? उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, पर एटम के अंदर चार्ज तो है ना, वैसे ही न्यूट्रॉन के अंदर भी चार्ज है लेकिन वो बैलेंस होके न्यूट्रल हो जाता है, जबकि प्रोटॉन के अंदर के जो क्वार्क हैं वो बैलेंस आउट नहीं कर पाते और इसलिए उसका साथ पॉजिटिव निकल जाता है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, और इस चक्कर में फिर वो प्रोटॉन भी घूमता है, न्यूट्रॉन भी घूमता है, अपने अंदर मैग्नेटिक नेचर निकालता है। फिर यहाँ से स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR, बहुत आगे तक की केमिस्ट्री इससे डिटेल में डिस्कस करी जाएगी जब आप कॉलेज में जाओगे तब। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैटायन का जो न्यूक्लियस है ये पानी के नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यहाँ से जो एनर्जी निकलती है इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब आपको नहीं लगता कि न्यूक्लियस जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा पानी को उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगा? अब आप सोचिए, एक ये लिथियम प्लस है और यहाँ पे हम CS प्लस का न्यूक्लियस बना देते हैं, और CS प्लस का जो एटम का साइज है वो कुछ बड़ा सा होगा एटम का साइज, और इस तरीके से पानी उसको घेर रहे होंगे, इस तरीके से ऐसे। अब आप देख सकते हैं साफ साफ कि यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स कम अट्रैक्ट होंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि बीच में कई सारी शेल्स आ जाएंगी, और कई सारी जब शेल्स आ जाएंगी तो न्यूक्लियस का चार्ज यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा ड्यू टू शील्डिंग। हाँ बेटा। सर इधर भी शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है ना? कहाँ शील्डिंग लग रहा है? सर ये सीजियम में। हाँ लग रहा है, तो वही तो बता रहा हूँ।
ओके सर। तुम्हारा नेट नहीं चल रहा क्या? मैं शील्डिंग ही तो बोल रहा था। तो यहाँ पे कई सारी शेल्स हैं जिसकी वजह से सीजियम के न्यूक्लियस का चार्ज नेगेटिव एंड तक पानी के नहीं पहुंच पाता और पानी ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करता सीजियम प्लस से, लिथियम प्लस से करता है, क्योंकि यहाँ शील्डिंग नहीं लग रहा। मैं मानता हूं आपकी बात कि लिथियम प्लस में यहाँ पे 3 प्रोटोन है, 3 प्रोटोन, और यहाँ पे तो भाई साहब बहुत सारे प्रोटोन होंगे, बहुत सारे। कितने होंगे जरा देख लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसमें 8 जोड़ दो तो इस पे पहुंच जाओगे 11, इसमें भी 8 जोड़ दो तो इस पे पहुंच जाओगे 19, अब 18 जोड़ दो तो पहुंच जाओगे 37, अगेन 18 जोड़ दो तो 37 में 18 जोड़ो 3 40 45 55, है ना, आई थिंक 55, तो 55 प्रोटोन है इसके पास। ये टेक्निक थी बच्चों एटॉमिक नंबर पता करने की, ठीक है जी। तो 55 प्रोटोन है सीजियम पे, लेकिन शील्डिंग इतनी ज्यादा है कि वहां पे पहुंच नहीं पा रहा और इसलिए इसका हाइड्रोजन एंथैल्पी कम है। तो हाइड्रोजन एंथैल्पी का ट्रेंड बनाने जा रहा हूं, ये है हाइड्रोजन एंथैल्पी का ट्रेंड। डन, आराम से इसे देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलो बढ़ते हैं आगे। अब इसी में एक और चीज आ जाती है बच्चों, ये तो हो गया आपका हाइड्रोजन एंथैल्पी का ट्रेंड। एक आ जाता है इसमें आयनिक मोबिलिटी का ट्रेंड। आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मतलब होता है आयंस, मोबिलिटी मतलब होता है मूवमेंट, आयंस की मूवमेंट का ट्रेंड। तो इसी आयंस के मूवमेंट का ट्रेंड आपको देखना है। तो ट्रेंड, अच्छा मूव क्यों करेगा सर? तो मूव इसलिए करेगा क्योंकि आप एक यहाँ पे लगाएंगे नेगेटिव प्लेट, यहाँ आप लगा देंगे एक पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे बैटरी इस प्रकार से, और यहाँ पे आपका लिथियम प्लस का है कैटायन और यहाँ पे आपका CS प्लस का है कैटायन, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनमें से सबसे तेजी से मूव कौन करेगा अपने पॉजिटिव की तरफ, इस तरफ। तो बच्चों ध्यान से सुनो, इसके चारों तरफ पानी बहुत ज्यादा है, इसके चारों तरफ पानी बहुत ज्यादा होगा इस तरीके से, मैं तो फिर भी कम बना पा रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा पानी होगा। तो लिथियम यहाँ पे मूव नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी इसको नेगेटिव चार्ज मिला हुआ है। भाई प्लस का माइनस पे क्यों भागेगा? क्योंकि उसको माइनस नहीं मिल रहा होगा। अब सारे तरफ से तो माइनस पहले से ही है, तो लिथियम यहाँ मूव नहीं करेगा। जबकि सीजियम को मैंने अभी भी बताया कि इसको पानी बहुत कम घेरता है, तो ये बेचारा लालच के मारे वहां पे भागता है और चिपक जाता है। तो अगर मैं बात करूं मूवमेंट की, कि मूवमेंट सबसे ज्यादा किसकी होगी आयनिक में, मतलब आयंस में, तो मूवमेंट का ट्रेंड ये है बच्चों, ठीक उल्टा। आराम से देख लीजिए, ये ट्रेंड समझने में कंफ्यूजन होती है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए दृष्टि, अगला टॉपिक बताइए क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप बच्चों आपको खुद ही पढ़ना है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका, और कलर क्या होता है, बेसिकली कलर क्यों दिखाते हैं। चलो मैं कलर का टॉपिक बता देता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी में कलर का टॉपिक बता देते हैं। आप देखो ध्यान से, जैसे मान लो आपका सोडियम है, ठीक है। अब सोडियम क्या है, यहाँ पे इसकी शेल्स होंगी कई सारी, और आपका कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। अब जैसे आप इस पे लाइट मारती हो तो इलेक्ट्रॉन लाइट लेकर यहाँ पहुंच जाता है ना। याद करो, ये सब आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ा हुआ है सब, है ना। वो एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल Yes, जाता है, यहाँ पे स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा बेसिकली। ये यहाँ पे अनस्टेबल रहता है क्योंकि ये हाई एनर्जी है, इधर जाने पे एनर्जी हाई हो जाती है, तो ये वापस नीचे आएगा। अब वापस नीचे आएगा, ये ऊपर जाने का एरो, ये नीचे जाने का एरो, यहाँ से वापस से रेडिएशन को एमिट करेगा। और ये जो रेडिएशन है, अगर ये विजिबल रीजन में पाई गई, अगर ये विजिबल रीजन में है तो हम इसको देख सकते हैं, और अगर हम इसे देख सकते हैं तो एक कलर दिखाएगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, या उसमें मिक्स करके गोल्डन, क्रिम्सन रेड, डार्क वॉयलेट, नेवी ब्लू, इस तरह के कलर आपको देखने को मिलेंगे। तो कलर का लॉजिक क्या है कि इनके इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, वापस नीचे आते हैं, एनर्जी एमिट करते हैं, और वो कलर के रूप में आपको दिखाई देता है। ठीक, होपफुली आप फिजिकल प्रॉपर्टी जो है खुद अभी रीड करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। बताइए बेटा अगला टॉपिक क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, केमिकल में तो भैया रिएक्शंस हैं, वो तो आपको खुद ही पढ़नी है बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज, सर सारी एक प्रॉपर्टीज चीज सुन याद लीजिए करनी है। जी बेटा। सारी प्रॉपर्टीज याद करनी है। हाँ बेटा, सारी प्रॉपर्टीज एक बार रीड करके जानिए। याद क्या, याद तो आपको हो गई होगी अब तक, आपको बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इसमें कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आंशिक एंथैल्पी क्या होती है, बस। फिर आप खुद सोच लोगे कि भाई ग्रुप 1 में आंशिक एंथैल्पी बतानी है, नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा, जैसे साइज केमिकल बढ़ेगा और तो फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल तो भाई आपको रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी, ठीक है।
यस सर। सुनो मेरी बात, एक चीज और बता दूं आप लोगों को, इसमें ना जैसे LiCl है, NaCl है, KCl है, RbCl है और CHCl। बच्चों ये सब के सब जो है आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एक ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। ध्यान से मेरी बात सुनिए। लेकिन होता क्या है, ये कोवलेंट होता है नेचर में, कोवलेंट होता है नेचर में। और अगर ये कोवलेंट खाली LiCl नहीं, Li का कोई भी कंपाउंड लोगे, Li का कोई भी आयनिक कंपाउंड जो लोगे, जो इन्होंने ऐसे बनाया होगा, उस सब में ये कोवलेंट नेचर दिखाएगा। ठीक, और इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है फजान रूल। फजान रूल से ये आपका कोवलेंट नेचर दिखाता है। अब फजान रूल क्या होता है मैं हल्का सा बताऊंगा, चैप्टर 3 में जाके आप पढ़ लेना फजान रूल। इसमें होता क्या है बेसिकली कि लिथियम का कैटायन ये रहा और ये रहा आपका Cl-। ठीक है, आराम से देखो मैंने ड्रॉ कर दिया ये। अब होता क्या है, Li+ का छोटा सा कैटायन है, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के, ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है अपने पॉजिटिव नेचर की वजह से। और जब अट्रैक्ट करने लगेगा बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बीच में आने लग जाएंगे। अगर ये बीच में आने लग जाएंगे तो ये बॉन्ड कैसा बन जाएगा? कोवलेंट। इसलिए फजान, इसी को फजान रूल कहते हैं कि Li जो है अपने छोटे साइज की वजह से हाई पोलराइजेशन पावर रखता है। क्या बोलते हैं इसको? हाई पोलराइजेशन पावर। हाई पोलराइजेशन पावर रखता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेता है, और खींच के अपने घर में नहीं घुसा सकता, इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन क्लोरीन से थोड़ा सा खींच लेता है, और खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, इसको हम कोवलेंट नेचर कहते हैं। तो इसीलिए LiCl का कोवलेंट नेचर होता है, बाकी सब आयनिक होते हैं। और जहां इनके कोवलेंट और आयनिक हुए बेटा, सारी प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग, इसकी बात कुछ और हो जाएगी, इसकी बात कुछ और हो जाएगी। ध्यान रखना आप, ये बात को पढ़ोगे आप तो अभी आपको मिल सर? जाएगा। हाँ बेटा। सर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है इस ग्रुप के एलिमेंट्स का, इसमें कोई एक्सेप्शन तो नहीं है ना? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के ग्रुप में पढ़ के देखना, पढ़ के आप मुझे बता देना कोई एक्सेप्शन दिखे तो। मैं अभी तो मुझे ध्यान नहीं है, जब पढ़ के अभी और बता सर दोगे। एल्कली मेटल्स, ओके सर। एल्कली मतलब पानी में घुल के सर बेस बनाते नहीं हैं। सर, एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक होंगे, सॉरी डायमैग्नेटिक होंगे या फिर पैरामैग्नेटिक? बेटा इसके तो कंपाउंड पे डिसाइड होता है ये। जब आप देखो, मैं आपको हिंट देता हूँ कि क्या आप पूछना चाह रहे हैं। आपने कंपाउंड बनाया, कंपाउंड में आपने MOT पढ़ा होगा। MOT सिग्मा 1s2 सर। सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px पाई 2py। MOT पढ़ोगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, अगर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गए तो पैरामैग्नेटिक, सारे पेयर हो गए तो डायमैग्नेटिक। तो अगर किताब में लिखा हुआ है कहीं पे कि पैरा है डाई है, तो वो याद कर लो, अदरवाइज कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सर स्कूल की टीचर ने लिखवाया था कि डायमैग्नेटिक होते हैं कंपाउंड्स। बस। तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, फिर उन्होंने कोई ट्रेंड देखा होगा, लॉजिक देखा होगा, तभी बताया होगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया आपको। क्लियर? इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाह रहा था। हाँ, कभी भी आपको कुछ कह दे कि लिथियम ऐसा होता है, बाकी ये बंदे ऐसे होते हैं, क्यों? याद करो, पी ब्लॉक में भी ऐसे मैंने कुछ बताया था कि लिथियम ऐसा होता है तो ये सारे बंदे, मतलब ग्रुप 13 की अगर बात करें, आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो। सर हेड एलिमेंट की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हाँ, तो उसके हमने 3 कारण आपको लिखवाए थे इस वाले केस में। स्मॉल साइज, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव। भी आपको पूछा जाएगा कि ये अपने ग्रुप से अलग क्यों है, तो आपको सिर्फ 2 कारण लिखने हैं बेटा, इस बार सिर्फ 2। एक तो लिखना है ड्यू टू स्मॉल साइज, और एक लिखना है हाई पोलराइजेशन पावर। हाई पोलराइजेशन पावर, ये रहे 2, ये रहे जो कारण है, यहाँ लिख देना। तो ये 2 कारण लिख देना, आपका काम बन जाएगा। बाकी रिएक्शंस आपको खुद पढ़नी है, इसको जितना रीड करोगे उतना आप सीख पाओगे। एस ब्लॉक में मेरी तरफ से इतना ही था, बस थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ। पढ़ाना तो मैंने पढ़ाया नहीं है, ये आपको अभी पढ़ाऊंगा तो फिर डिटेल में पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं है, आइडिया आपको दे दिया। एक बार आप एनसीईआरटी बैठोगे पढ़ने, क्वेश्चन सर देखोगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक, एक चीज मेरे को और बतानी है, अभी 7 मिनट है, मैं एक चीज और बता देता हूँ, इसको रब कर रहा हूँ, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो एक चीज और बता देता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। देखो, एक चीज आपको मिलेगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा, पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये आपको 12th क्लास में मिलेगा टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का, लेकिन ये अभी भी कई जगह पे इंट्रोड्यूस हो रखा है, तो मैं इसका मीनिंग आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। देखो,
ये जो वैल्यू है इसको बेसिकली ऐसा लिखा हुआ देते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है माइनस का 2.71 वी, ऐसे लिखा हुआ है। वी यहाँ पे वोल्टेज है, माइनस 2.71 एक वैल्यू है, कैसे आई है वो आपको ध्यान नहीं रखना, बस एक वैल्यू आई है। ये वैल्यू किसके लिए है? मान लो ये वैल्यू सोडियम के लिए, ठीक है। और एक और वैल्यू लेते हैं, लेट्स से लिथियम की ले लेते हैं, माइनस का 3 वोल्टेज। ये मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, 3 तक मेरे ख्याल से मैक्सिमम नहीं जाता है, माइनस 2.71 ही मैक्सिमम है शायद, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं एक समझाने के लिए आपको बात बता रहा हूँ कि 3 वोल्ट इसकी ले ली, इसकी माइनस की 2.71 ले ली, ठीक। अच्छा और सुनो, अब इसका मीनिंग सुनो क्या होता है। अगर किसी के ई नॉट की वैल्यू बच्चों नेगेटिव में लिखी हुई है, जैसे ये लिखी हुई है नेगेटिव में, तो मतलब समझ जाना कि वो ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, और जो ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं वो कैसे एजेंट होंगे? वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। अगर किसी के ई नॉट की वैल्यू आपको कभी पॉजिटिव दिखाई दे दे तो समझ जाना कि वो रिडक्शन करना चाहते हैं और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। सर क्या लॉजिक है, नेगेटिव पॉजिटिव से क्या रटना है क्या? बिल्कुल बच्चों, अभी तो आपको रटना है कि कहीं पॉजिटिव है तो मतलब वो रिडक्शन करना चाहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कहीं नेगेटिव है तो वो ऑक्सीडेशन करना चाहता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। डन। और सुनो, इसकी जो वैल्यू है वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है बच्चों, 3 चीजों पे, ठीक। सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी पे, सब्लिमेशन एनर्जी, उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे, देन हाइड्रेशन एंथैल्पी। मतलब मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से देखो। मान लीजिए कोई एक मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में, क्लियर। पहले आप इसको गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? सब्लिमेशन एनर्जी देकर, सब्लिमेशन लिखा है मैंने, SUB, सब्लिमेशन। अब आप इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालो, यानी अब आप इसको आयन एंथैल्पी दे दो, दैट इज M+ गैस। और फिर ये क्योंकि प्लस में आ गया है, अब इसको पानी घेरेगा, तो पानी इसको घेरेगा अगर, तो हाइड्रोजन एंथैल्पी निकलेगा और ये M+ एक्वस हो जाएगा। अब बेटा आप बताओ, सब्लिमेशन एनर्जी आप दे रहे हो ना, तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव। आयन एंथैल्पी भी आप देते हो तो ये भी कैसा हो जाएगा? मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव। लेकिन हाइड्रोजन एंथैल्पी तो निकलती है तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो बच्चों इन तीनों को जोड़ो, अगर इन तीनों को जोड़ने पर आंसर नेगेटिव आ गया तो मतलब वो ऑक्सीडेशन करना चाहता है, अगर आंसर पॉजिटिव आ गया मतलब वो ऑक्सीडेशन करना नहीं चाहता। ये इसका मीनिंग है। फिर आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे कि भाई साहब लिथियम का जो ई नॉट का वैल्यू है वो मोर नेगेटिव है, जैसे यहाँ लिखा ही है मैंने, ये देख लो, ये मोर नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है, ये ज्यादा नेगेटिव है। आपसे पूछा जाए कि बताओ दोनों में से ऑक्सीडेशन कौन करना चाहता है, तो आप कहोगे ये ज्यादा ऑक्सीडेशन करना चाहता है, ये थोड़ा कम ऑक्सीडेशन करना चाहता है इसके मुकाबले। दोनों में से अगर कंपेयर करने को पूछे ना कि ज्यादा ऑक्सीडेशन कौन करना चाहेगा, अगर तुम पे चॉइस है कि दोनों में से एक को ही चुनना है, किसको चुनोगे? तो इसको चुनना, ये मोर ऑक्सीडेशन दिखाएगा, मोर ऑक्सीडेशन, और ये इसके मुकाबले लेस ऑक्सीडेशन दिखाएगा, ठीक। लेकिन 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 होता क्या है, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि अगर आप लिथियम को पानी में डालो, ठीक, और सोडियम को पानी में डालो, तो सोडियम को पानी में डालोगे तो आग लग जाती है, मेरी वीडियो भी आपने देखी होगी, स्टेटस डाली थी। Yes, sir. लेकिन लिथियम को डालोगे ना तो कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे सब परेशान कि यार लिथियम का ऑक्सीडेशन ज्यादा है, मतलब वो खूब एनर्जी, भाई ये नेगेटिव कैसे आया होगा? नेगेटिव ऐसे जोड़ के आया होगा। अब नेगेटिव ऐसे जोड़ में यानी कि ये नेगेटिव बहुत ज्यादा होगा, ये बहुत ज्यादा होगा, ये कम होगा, तभी तो जोड़ के -3 आया। और इसके केस में क्या है, ये थोड़े थोड़े बड़े रहे होंगे, ये भी नेगेटिव हुआ होगा लेकिन ये थोड़े बड़े रहे होंगे, इसलिए जोड़ के माइनस का 2.71 है। तो इस केस में तो बहुत एनर्जी निकलनी चाहिए थी, बहुत एनर्जी निकलेगी तो बहुत ब्लास्ट होना चाहिए था, नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि लिथियम का ना मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से जो भी गर्मी वहां निकल रही होती है वो गर्मी वहीं पे कंज्यूम्ड हो जाती है लिथियम को पिघलाने के लिए। जैसी वो एनर्जी निकल रही है, ब्लास्ट होने वाला है, इतने वो एनर्जी लिथियम कैप्चर कर लेता है अपने आप को पिघलाने के लिए। अब पिघलाने में सारी एनर्जी कंज्यूम्ड हो गई तो ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी नहीं। लेकिन सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो जब हीट निकल रही है उस हीट में से थोड़ा सा हीट कंज्यूम करके सोडियम पिघल गया तो फैल गया तो सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो और पानी रिएक्शन करेगा। भाई पहले सोडियम ये था, अब सोडियम ये फैल गया, पहले ये था, इस पे यहाँ पानी ने हमला किया,
एनर्जी निकली, वो एनर्जी इसने थोड़ी सी कंज्यूम करी, पिघल गया। अब यहाँ भी पानी रिएक्शन करेगा, यहाँ भी पानी रिएक्शन करेगा, सरफेस एरिया बढ़ने से पानी ज्यादा रिएक्शन करेगा, और ज्यादा करेगा तो खूब एनर्जी निकलेगी, खूब एनर्जी निकलेगी तो ब्लास्ट होता है, वो मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इतना लॉजिक जितना मैंने बताया इतना तो आपको पूछता भी नहीं, इतना आपको लिखना, फिर भी एक बार पढ़ोगे तो आपको मिलेगी बातें, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही था बच्चों। अब आप एनसी ब्लॉक को रीड करो, जैसे मैंने ग्रुप 1 के लिए सारी बातें बताई ना, सेम ग्रुप 2 में लगेगा सब कुछ। ये जितने ट्रेंड्स हैं सब ग्रुप 2 में लगेंगे, सारी बातें सेम रहेंगी, बस वहां पे नाम बदल जाएगा, बेरिलियम मैग्नीशियम ये सब हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। एक चीज और देख लो, ग्रुप 2 में बेरिलियम मैग्नीशियम, यहाँ पे ग्रुप 13 में देख लो बैंगन आलू, बेरिलियम और एल्यूमिनियम और लिथियम और मैग्नीशियम, ये दोनों प्रॉपर्टीज में सेम होते हैं, इसको हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप मतलब ये डायगोनल बन रहा है, ये डायगोनल बन रहा है, इनकी प्रॉपर्टी सेम, इनकी प्रॉपर्टी सेम। द रीजन इज कि इनका चार्ज टू साइज रेशो सेम होता है। चार्ज ले लो इनका और एक साइज ले लो इनका, साइज मतलब एटॉमिक रेडियाई, उन दोनों का रेशो करो